नमस्कार। जय हिंद। इतिहास विमर्श में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। युवा साथियों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बीए फर्स्ट ईयर के जो बच्चे इस वर्ष एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले थे, उसमें इतिहास विषय के सेकंड पेपर यानी माइनर पेपर या इलेक्टिव पेपर या मेजर का सेकंड पेपर, इसके पेपर मैंने निकाला था। प्राचीन भारत का इतिहास, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, प्रारंभ से लेके 1205 ईस्वी तक। ये आप इस वीडियो को देखें, इसमें मैंने वे सारे क्वेश्चन दिए हैं जो इस वर्ष महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आज मैं आपसे जो चर्चा करने वाला हूं वो है मेजर सब्जेक्ट के संबंध में। जो मेजर सब्जेक्ट है उसमें 2 पेपर बच्चों को देने होते हैं और ये 12 क्रेडिट के होते हैं, और जो माइनर हैं या इलेक्टिव हैं वो 6-6 क्रेडिट के हैं, 6 क्रेडिट के। तो आज हम मेजर सब्जेक्ट जो हिस्ट्री है, आइडिया ऑफ भारत, आज उसके जो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उन पर चर्चा करेंगे। और मैं आपसे एक बार फिर निवेदन ये जरूर करूंगा कि ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, आप केवल इनको ना पढ़ें, इनके अतिरिक्त भी आप जो भी तैयारी कर रहे हैं वो करें, निश्चित रूप से करें। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न एक हाइलाइटर के रूप में मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ, क्योंकि सिलेबस बदला हुआ है तो बच्चों को आइडिया भी नहीं है, और बहुत से बच्चे पूछते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। और निश्चित रूप से जो स्कूल एजुकेशन से कॉलेज एजुकेशन में आए हैं तो उसका एक जो किस प्रकार का पैटर्न होता है वो भी समझ में नहीं आता, तो उस दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। हालांकि परीक्षा के पैटर्न के संदर्भ में आप इस वीडियो को देख सकते हैं यूट्यूब पर इतिहास विमर्श में। आप यदि प्लेलिस्ट में जाएंगे और उसमें शैक्षिक चर्चा देखेंगे तो उसमें ये सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, तो आप अपने से संबंधित जो वीडियो है उसे ज़रूर देखें। पैटर्न जो है जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया उसी प्रकार रहने वाला है। आपके लिए अति लघु उत्तरी वेरी शॉर्ट आंसर जो हैं वो 3 लिखने के लिए आएंगे, यानी आपको क्वेश्चन मिलेंगे 6 में से कोई 3 आपको करने होंगे। इसी प्रकार लघु उत्तरी शॉर्ट आंसर ये आपको लिखने आएंगे 4, और आप लिखने होंगे 4 और आपको पूछे जाएंगे 8 क्वेश्चन, 8 में से कोई 4। और फिर आएंगे लॉन्ग आंसर दीर्घ उत्तरी प्रश्न, वो आपको पूछे जाएंगे 4 और उनमें से लिखने होंगे कोई 2 क्वेश्चन। और इनकी शब्द सीमा जो है, वेरी शॉर्ट आंसर के लिए 50 शब्द हैं, शॉर्ट आंसर के लिए 200 शब्द हैं, और लॉन्ग आंसर के लिए 500 शब्द हैं। मिनिमम इतने आपको लिखने हैं। अगर आप पे समय है और आप बहुत अच्छा लिखते हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा भी लिख सकते हैं, लेकिन इतना भी नहीं कि आप तो वेरी शॉर्ट आंसर पूछा आप 5 पेज में लिखें उसे, तो उसका कोई माने नहीं निकलता। तो अब तो शब्दों में निर्धारित कर दिया है कि इतने ही शब्दों में आपको ये आंसर देना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आइडिया ऑफ भारत, इसमें क्या है और किस प्रकार से इसका सेटअप रहने वाला है। मैंने यहाँ जो क्वेश्चन निकाले हैं टोटल 22 क्वेश्चन निकाले, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी आपको 22 क्वेश्चन दिए थे, और इसमें वेरी शॉर्ट और शॉर्ट दोनों को मिलाकर मैंने 14 क्वेश्चन दिए हैं, और दीर्घ आंसर की दृष्टि से मैंने टोटल जो है 8 क्वेश्चन दिए हैं। तो ऐसे दोनों मिला के आपको 22 क्वेश्चन हैं। मैं आपसे फिर ये निवेदन जरूर करूँगा कि आप जब भी ये प्रश्न पढ़ें या कोई से भी पेपर पढ़ें, प्रश्न पढ़ें, तो उसमें आप लॉन्ग आंसर की दृष्टि से ही उसको तैयार करें, शॉर्ट आंसर की दृष्टि से नहीं करें। चाहे वो शॉर्ट आंसर हो, वेरी शॉर्ट आंसर हो या लॉन्ग आंसर हो, आप उसे बड़ा पढ़ें, क्योंकि जब आप उसे बड़ा पढ़ेंगे तो छोटा कर सकते हैं, लेकिन छोटा पढ़ने के बाद उसे बड़ा करने में कठिनाई होगी। तो इसलिए आप उसे पूरा प्रश्न पढ़ें, पूरा आंसर पढ़ें उसका, और उसको समझकर पढ़ें जिससे आप उसको लिख सकें। दूसरा ये कि इस वीडियो को आप पूरा देखें। मेरे पिछले वीडियो में भी अनुभव ये रहा कि बच्चों ने थोड़ा बहुत देखा और फिर उसके बाद डायरेक्ट वो क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर वो पूरा वीडियो देखेंगे तो मैं समझता हूँ आपकी काफ़ी कुछ समस्याएं अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि सारे जवाब अगर आप कमेंट्स बॉक्स में भी चाहते हैं तो लिखित में बहुत ज़्यादा नहीं लिखा जा सकता उसमें। तो मैं समझता हूँ आप इसे देखें, समझें, और यदि आप ग्वालियर में रहते हैं तो आप मेरे महाविद्यालय में आके इस संबंध में चर्चा कर सकते हैं। मैं आपसे वहाँ चर्चा भी करूँगा। आज मैं केवल प्रश्नों की चर्चा करूँगा, उत्तर की चर्चा नहीं करूँगा। उत्तर आपको देखना है, मार्केट में बुक्स भी अवेलेबल हैं, तो आप इनको देखकर तैयारी कर सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं वेरी शॉर्ट
और शॉर्ट आंसर, इनमें देखें कि कौन कौन से प्रमुख क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला इसमें है भारतवर्ष को समझना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ भारत, यानी भारतवर्ष क्या है इसको समझना, भारतवर्ष की थिंकिंग क्या है, मूल रूप से कैसे हम भारत को समझ सकते हैं। तो इस पर आपको लिखना है। मैंने यहाँ इसे 50 और 200 शब्दों के लिए लिखा है, इनमें से कोई किसी प्रकार में भी आ सकता है ये, लेकिन आप इसे पूरा पढ़ें तो आप इस आंसर को ज़्यादा डिटेल में भी लिख पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है भारत जो समय, भारतीय समय की परिभाषा है, भारतीय समय की जो अवधारणा है उसके बारे में चर्चा, समय की भारतीय अवधारणा क्या है उसके संदर्भ में आपको इसमें आंसर लिखना है, इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। तो इस पे आपको चर्चा करना है। इसके बाद है महाकाव्य, महाकाव्य जैसे रामायण है, महाभारत है, इन महाकाव्यों में क्या दर्शन है, क्या भारत की संकल्पना है, उसके संदर्भ में आपको चर्चा करना है। कुछ भी आ सकता है, आप उसको लिख सकते हैं। फिर है उपनिषद, तो उपनिषद भी भारतीय ज्ञान और दर्शन का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, इनको भी आपको पढ़ना है। कई उपनिषद हैं, तो उन उपनिषदों में से आपको 2-4 जो प्रमुख उपनिषद हैं वो पढ़ने चाहिए। हो सकता है अब छांदोपनिषद आ जाए या और कोई उपनिषद आ जाए, तो आप पर्टिकुलर उसका लिख रहे हैं, इसलिए 2-3 उपनिषद आप पढ़ें, जिससे अगर उपनिषद अगर पूछते हैं तो आप कोई भी लिख सकते हैं, और अगर नाम लेके पूछते हैं तो आप उनके बारे में लिखें। इसके बाद है ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी स्क्रिप्ट, जो स्क्रिप्ट है, लिपि का विकास, ये आपके सिलेबस में है। लिपि का विकास कैसे हुआ, कैसे भ्रूण लिपि आई, कैसे संकेतात्मक लिपि आई, फिर किस प्रकार से ब्राह्मी लिपि आई, और फिर ब्राह्मी खरोष्ठी लिपि आई। तो यहाँ हम ब्राह्मी की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मी एक बहुत प्रचलित लिपि थी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, और अशोक के जो अभिलेख हमें मिलते हैं वे भी ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं। एक अभिलेख हमें खरोष्ठी में भी मिलता है। तो उस ब्राह्मी लिपि में किस तरह से उसका डेवलपमेंट हुआ और आगे चलकर ये ब्राह्मी लिपि कैसे देवनागरी में कन्वर्ट हुई, वो सारी की सारी चीज़ें इसमें आपको लिखनी होंगी। और है नालंदा विश्वविद्यालय, प्राचीन भारत के जो ज्ञान के केंद्र थे, नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय और भी थे, मथुरा इत्यादि भी थे, उज्जैनी था। तो आपको यहाँ नालंदा के बारे में लिखना है। तो कि नालंदा विश्वविद्यालय में किस किस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी, कैसे बच्चे रहते थे, आक्रांताओं ने कैसे उसे नष्ट किया, वो सारी की सारी चीज़ें आपको इसमें नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में लिखना है। फिर है वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा, जो भारत की अवधारणा है वसुधैव कुटुंबकम। तो ये क्या है, वसुधा पर बसने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, सब हैं, प्राणी मात्र हैं, वो सभी के सब कैसे कुटुंब के लोग हैं, कैसे उसमें कुटुंब का भाव भारतीय लोग देखते हैं, वो इसमें हमें देखना है। इसके बाद है प्राचीन भारत में विज्ञान, साइंस इन एंशिएंट इंडिया, यानी साइंस और टेक्नोलॉजी किस प्रकार से प्राचीन भारत में काम कर रही थी। अगर हम भारतीय दर्शन को देखेंगे, प्राचीन भारतीय इतिहास को देखेंगे, तो भारत में जो भी कार्य हुए वो पूरी तरीके से वैज्ञानिक पद्धति पे हुए। आप जब इसे पढ़ेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी, फिर किसी वीडियो में हम डायरेक्ट चर्चा भी करेंगे। यहाँ आपको प्राचीन भारतीय विज्ञान के संदर्भ में चर्चा करनी है कि किस प्रकार की उसकी तकनीक रहती थी। इसके बाद है प्राकृतिक चिकित्सा, यानी नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी क्या है, किस प्रकार से ये काम करती है, और नेचुरोपैथी हमारी प्राचीन एक चिकित्सा पद्धति है। आयुर्वेद अलग है, नेचुरोपैथी अलग है, दोनों में अलग अलग अंतर है। नेचुरोपैथी में किसी प्रकार का कोई दवा या चूरन चटनी नहीं दी जाती, वो केवल प्रकृति के आधार पर, पानी और मिट्टी, पेड़ पौधे, वनस्पति, इसी के आधार पर उसका इलाज होता है। तो ये नेचुरोपैथी क्या है और इसके किस प्रकार के रिजल्ट्स रहते हैं, वो हमें इसमें लिखना है। और इसके बाद है आयुर्वेद। आयुर्वेद भी नेचुरोपैथी का ही एक डेवलप पार्ट है। इसमें हम बहुत सारी औषधियों का, जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हैं। और चरक जो हैं, भारत के जो विद्वान हुए, जो चिकित्सक हुए, उन्होंने इसमें और भी ज़्यादा डेवलप किया। तो आप उस संदर्भ में उनको लेते हुए, कोड करते हुए लिख सकते हैं। चरक संहिता में काफ़ी कुछ आयुर्वेद के बारे में दिया है, तो इस बारे में हमें इसमें लिखना है। इसके बाद है भारतीय अंक प्रणाली, अंक की गणना किस प्रकार से, क्या सिस्टम था अंक प्रणाली का, कैसे लिखते थे, क्या थे। मैंने एक वीडियो बनाया है भारत ग्वालियर में जीरो के अभिलेख के संदर्भ में। अगर आप देखें तो जो चतुर्भुज मंदिर से अभिलेख मिला है, तो भारत में अंक प्रणाली की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। ये तो मैं ग्वालियर के संदर्भ में जो लिखित अभिलेख है
उसके संदर्भ में चर्चा कर रहा हूं, जो 9वीं 10वीं शताब्दी का है। लेकिन इससे भी पहले भारत में अंक प्रणाली थी, क्योंकि हम शतमान इत्यादि की भी चर्चा करते हैं, पण, कार्षापण, शतमान इत्यादि। तो अंक प्रणाली कैसे काम करती थी भारत की, और किस प्रकार से हमारा गणित जो था, वैदिक गणित, वो उच्च स्तर का था, वो आपको इसमें लिखना है। इसके बाद है भारतीय आर्थिक विचार, इंडियन इकोनॉमिक थॉट। जो जैसे हम देखें तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो ये किस प्रकार से इसकी आर्थिक डेवलपमेंट के लिए जो वैज्ञानिक थे हमारे, जो समाजशास्त्री थे, इतिहासकार थे, उन्होंने एक पूरी व्यूह रचना की थी। तो वो इंडियन इकोनॉमिक थॉट्स के बारे में हमें चर्चा करनी है, तो आप इसमें वो लिखेंगे। इसके बाद है अंतर्देशीय व्यापार, इनलैंड ट्रेड। जो अंतर्देशीय है, विभिन्न देशों के साथ व्यापार सिस्टम कैसा रहा, वो हम देखेंगे। हम सिंधु घाटी सभ्यता के समय पे भी उसकी चर्चा कर सकते हैं कि किस प्रकार मिस्र, मेसोपोटामिया, सुमेर, क्रीट, जावा, सुमात्रा इत्यादि के साथ हमारे व्यापारिक संबंध थे, और उसके व्यापारिक संबंधों के चलते हमारे सांस्कृतिक संबंध भी उसमें मजबूत हुए, क्योंकि कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम भी उस बीच में हुए। तो इस प्रकार से हमें वो सारी चीज़ों को डेवलपमेंट को करते हुए इस पर चर्चा करनी है। इसके बाद है समुद्री व्यापार, क्योंकि प्राचीन भारत में जो व्यापार की प्रणाली थी, उसमें समुद्र ही एक बहुत बड़ा मार्ग है जिसके आधार पर व्यापार चलता था। और हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में जो हमें डॉकयार्ड मिलता है लोथल से, वो इस बात का प्रमाण है कि यहाँ बंदरगाह था, अर्थात माल उतरता रहा होगा, क्योंकि छोटी नावों के लिए बंदरगाह होने की आवश्यकता नहीं, तो बंदरगाह था। ऐसे कई सारे बंदरगाह थे, उन पर ये जो जैसे मिस्र, मेसोपोटामिया वगैरह की जो चर्चा हम करते हैं, अन्य देशों के साथ जो उनके रिलेशन थे, तो वो व्यापारिक रिलेशन ही थे मुख्य रूप से। तो समुद्री मार्ग किस प्रकार से व्यापार को या भारत की सांस्कृतिक परंपराओं को आगे दूर देशों तक ले जाने में सफल हुआ, उसके बारे में चर्चा करना है हमें कि कौन कौन से समुद्री मार्ग थे। अब हम चर्चा करेंगे, ये हमने पूरे क्वेश्चन, आपके 14 क्वेश्चन पर चर्चा की। ये आपके अति लघु उत्तरी और लघु उत्तरी, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आंसर के रूप में है। इसमें आपको 50 से 200 शब्दों के बीच में इसका आंसर लिखना है। मैं तो यही कहूँगा कि आप इसको निबंधात्मक पढ़ें, क्योंकि 50 और 200 के चक्कर में रहेंगे तो फिर अगर मान लो इस पर कोई निबंधात्मक क्वेश्चन आ गया तो फिर क्या करेंगे। तो इसलिए आप इसे डिटेल में पढ़ें, और फिर जैसा प्रश्नकर्ता आपके प्रश्न पत्र में जो पूछते हैं उस आधार पर आप अपना आंसर लिखें। तो यहाँ अब हम चर्चा करेंगे दीर्घ उत्तरी प्रश्न, अर्थात लॉन्ग आंसर के बारे में। इसमें हमें जो शब्द सीमा दी गई है वो है 500 शब्दों की। तो आप 500 शब्दों में इसको लिखें, और इनके देख लेते हैं। इनमें मैंने 8 क्वेश्चन निकाले हैं, आप देखें, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनको जरूर पढ़ें। मैं आपसे निवेदन ये करूँगा कि इनको जरूर पढ़ें। आप जो पढ़ना चाहें वो सब पढ़ें। आप अगर 20 क्वेश्चन से पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ें, आप किताब से पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ें, नेट से पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ें, लेकिन इन क्वेश्चंस को आप आवश्यक रूप से पढ़ें। मैं अपने 30 साल के अनुभव से ये कह सकता हूं कि इसमें से आपको 80% मैटर मिल जाएगा। यानी आपको ए और A+ के नंबर आसानी से मिल सकते हैं यदि आप इनको पढ़ें, लेकिन समझ के पढ़ें। यदि आप रट के पढ़ेंगे तो मालूम चली उसी तरह का क्वेश्चन आ गया और आपकी समझ में नहीं आया, जबकि आपको वो याद है या उसके बारे में जानकारी है, लेकिन चूंकि घुमा के पूछ लिया गया तो आप उसमें निरुत्तर हो जाते हैं। तो इसलिए जो भी क्वेश्चन आप पढ़ें उसे समझ के पढ़ें, अच्छी तरह से पढ़ें, एक दूसरे से रिलेशन बिठाते हुए पढ़ें, जिससे आप भूलें नहीं। तो अब देखें इन 8 क्वेश्चनों में मैंने कौन कौन से क्वेश्चन विशेष रूप से लिए हैं। तो पहला है इसमें भारतवर्ष की अवधारणा को समझना, यानी किस प्रकार की भारत की अवधारणा थी, उस कॉन्सेप्ट को समझाना है, एक्सप्लेन करना है। अब इसमें वर्ण व्यवस्था के आधार पर है, आश्रम व्यवस्था के आधार पर है, जाति व्यवस्था के आधार, कई सारी चीज़ें, वेदों के आधार पर है, उपनिषदों के आधार पर है, पुराणों के आधार, कई सारे तथ्य मिलके या पुरुषार्थ हैं, इन सबको मिला के भारतीय इतिहास की अवधारणा तैयार होती है। तो आप उस अवधारणा के बारे में इसमें चर्चा करनी है। दूसरा क्वेश्चन है भारतीय इतिहास की दृष्टि पर प्रकाश डालिए। ये भारतीय इतिहास क्या है, इसकी दृष्टि क्या है। ना मूलम लिख्यते किंचित, कोई भी ऐसी बात नहीं लिखना जो गैर जरूरी है या जो असत्य है।
बिना मूल के कोई भी जानकारी भारतीय इतिहास में नहीं है, चाहे वो हमारे पुराण हो, उपनिषद हो, महाकाव्य हो, उनमें इतिहास से टच करके बातें कही गई हैं। हाँ, काव्य के अंतर्गत चूंकि उसमें एक गयता होती है, तो कई सारी चीजें ऐसी होती हैं कि कई बार शब्दों के साथ समझौता करना पड़ता है, लेकिन अगर उसकी आत्मा को देखें तो उसमें भारतीय इतिहास की दृष्टि दिखाई देगी। यानी जितना भी हमारे उसमें लिखा गया है वो सारे के सारे में भारतीय इतिहास की दृष्टि हमें देखने को मिलती है। वो कोई भी परंपरा, कोई भी सिद्धांत भारतीय सामाजिक व्यवस्था का रहा हो, वो उसमें भारतीय इतिहास की दृष्टि को हमें खोजना है और उसी का वर्णन इसमें करना है। इसके बाद आता है भारतीय ज्ञान परंपरा का वर्णन करना। तो भारतीय ज्ञान परंपरा, जैसे हमने नालंदा तक्षशिला की बात की, वेदों की बात की, ये सारी भारतीय ज्ञान परंपरा जो दर्शन हैं, कई सारे हमारे उपनिषद हैं, तो इन सारे चीज़ों को मिला के ही भारतीय ज्ञान परंपरा मजबूत हुई। और इसीलिए पूर्व में भारत विश्वगुरु के पद पर था, और अगर हम इसी प्रकार से समृद्ध होते रहे तो आगे भी अच्छा भविष्य में दिखाई देता है। तो इसमें भारतीय ज्ञान परंपरा की हमें चर्चा करनी है। इसके बाद है भारतीय कला एवं संस्कृति के प्रमुख विशेषताएं, जो भारत की आर्ट है और कल्चर है, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और कैसे इसने दुनिया को एक छोटे से समूह में समेट के रख दिया। कला और संस्कृति ने, चाहे वो कुषाण आए, हूण आए, गुर्जर आए, और भी लोग आए, उन्होंने किस प्रकार भारतीय सांस्कृतिक व्यवस्था को आत्मसात किया और किस प्रकार भारतीय संस्कृति ने उनके जो अच्छे पक्ष थे उनको आत्मसात किया। तो ये भारतीय कला और संस्कृति की जो विशेषताएं हैं, गेयता है, चलायमान है, स्थिरता है, उसकी आत्मा आध्यात्मिकता है, तो ये कई सारी जो विशेषताएं, इसको इसमें आपको लिखना है। इसके बाद चर्चा करेंगे प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली की विवेचना कीजिए, यानी उसको डिस्कस करना है कि किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली थी, आश्रमों के माध्यम से कैसे शिक्षा दी जाती थी, क्या उसका सेटअप था, वो सारी की सारी चर्चा इसमें हमें करनी है। उसके बाद है धर्म और दर्शन की भारतीय अवधारणा पर प्रकाश डालिए। धर्म, अगर आप इसको गौर से देखें, ये जितनी हमने चर्चा की है, तो इनमें एक दूसरे से काफ़ी कोरिलेशन है। चाहे हम ज्ञान परंपरा की बात करें, धर्म और दर्शन की बात करें, भारतीय कला और संस्कृति की बात करें, भारतीय इतिहास की दृष्टि की बात करें, भारतीय अवधारणा की बात करें, लगभग सारी चीज़ों में एक ही मैटर है, बस उसे परोसने की तरीके अलग अलग हैं। जैसे एक साबुत आलू होता है, और आलू को अगर समोसे में डाल दो तो समोसा हो जाता है, आलू बड़े में डाल दो तो आलू बड़ा हो जाता है, उसका पराठा बना दो तो आलू का पराठा हो जाता है, सब्जी बना दो तो आलू की सब्जी। मूल में आलू है। तो इसी प्रकार इसमें बहुत सी चीज़ें आपको, चाहे वो आश्रम व्यवस्था है, धर्म है, संस्कार हैं, आपके विवाह पद्धति है, आपके वेद हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, महाकाव्य हैं, वर्ण व्यवस्था है, ये पुरुषार्थ हैं, यज्ञ हैं, ऋण हैं, ये सारी की सारी चीज़ें मिला के ही भारतीय पूरी दृष्टि तैयार करते हैं। तो यहाँ भी ज्ञान और जो दर्शन है, इसमें भी हमें वही सारी चीज़ें, दर्शन में सारे जो पूरा दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी जो भी भारत की है, वो सब इसमें देना। सांख्य दर्शन क्या है, न्याय दर्शन क्या है, वो सारे के सारे दर्शन इसमें हमें देना है। और ज्ञान परंपरा तो बिल्कुल आप प्रारंभ से ही चल रही है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद है पर्यावरण संरक्षण के संबंध में भारतीय दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। पर्यावरण संरक्षण, तो ये एनवायरमेंटल कंजर्वेशन क्या चीज़ है, ये इसको कैसे समझें हम भारतीय दृष्टि में। आपने सम्राट अशोक को को पढ़ा होगा। सम्राट अशोक सेकंड पेपर में आप पढ़ रहे हैं, जो माइनर है या इलेक्टिव पेपर है या मेजर का सेकंड पेपर है, सब एक ही है। इसमें आपको सम्राट अशोक को पढ़ना है, और सम्राट अशोक के मैटर के संदर्भ में उसमें उसका धम्म भी बताया है। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने इसमें दिया भी है। अगर आप पिछला वीडियो देखेंगे, मैंने अशोक के धम्म की विवेचना कीजिए ऐसे करके क्वेश्चन दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और धम्म क्यों इंपॉर्टेंट है, आप जब उसे पढ़ेंगे तो मालूम चलेगी किस प्रकार से उसने नैतिक शिक्षा के बारे में चर्चा की और बात की, उसको प्रमोट किया। इसी अभिलेख में, इन्हीं अभिलेखों में जो उसने ब्राह्मी लिपि में लिखाए थे अशोक ने, उसमें उसने थेर शुश्रूषा की बात की है। थेर शुश्रूषा यानी वृक्ष लगाओ और उनको संरक्षण दो। अब बताइए, कल्पना कीजिए कितना बड़ा पर्यावरणविद था अशोक, कि जिस समय धरती पर पानी
पेड़ यही बहुत थे उस समय। वो कह रहा है कि थेर शुश्रूषा, पेड़ लगाइए और न सिर्फ लगाइए, उनको संरक्षित भी कीजिए। तो इस प्रकार की भारतीय पर्यावरण की दृष्टि है। हमारे यहाँ जो पर्वतों की पूजा होती है, नदियों की पूजा होती है, गऊ की पूजा होती है, पेड़ों की पूजा होती है, ये सब पूजा पद्धति ये किसी टोटके के लिए नहीं है, ये इसी पर्यावरण के संरक्षण की दृष्टि से है कि पीपल की पूजा करेंगे तो पीपल को काटेंगे नहीं, नदी की पूजा करेंगे तो उसे प्रदूषित नहीं करेंगे, पर्वत की पूजा करेंगे तो पृथ्वी का को असंतुलित नहीं करेंगे, नहीं तो हम खोद डालेंगे सारे पर्वतों को। तो इस प्रकार से किस प्रकार से भारत के लोगों की इतिहास वो पर्यावरण दृष्टि थी, जो हमारे वैज्ञानिक थे, जो हमारे इतिहासकार थे, समाजशास्त्री थे, ऋषि मुनि थे, जिन्होंने ये परंपरा बनाई, उनकी क्या दृष्टि थी, उस पर हमें इसमें इतिहास दृष्टि उसकी जो पर्यावरण के संदर्भ में जो दृष्टि है वो इसमें लिखना है। और इसमें मैंने एक क्वेश्चन दिया है, प्राचीन भारतीय आर्थिक परंपराओं का वर्णन कीजिए। लगभग जो शॉर्ट में मैंने दिया था भारतीय अर्थव्यवस्था की जो बात की है, उसी प्रकार का ये क्वेश्चन है। यानी उसमें भी अपन ने भारतीय आर्थिक विचारों के बारे में चर्चा की है, तो किस प्रकार से आर्थिक व्यवस्था को डेवलप किया गया, कैसे वो कृषि प्रधान देश था, कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ, वो सारी की सारी चीज़ें, या और छोटे मोटे लघु उद्योग जो थे, कुटीर उद्योग जो थे, जिनके माध्यम से भारत डेवलप हुआ, अपने पैरों पर खड़ा रहा, स्वरोजगार की, आत्मनिर्भर भारत की जो परिकल्पना प्राचीन काल में थी, उसके संदर्भ में हमें इसमें चर्चा करनी। तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन यदि आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, लाभ जरूर मिलेगा। पिछले वर्ष भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, आप चाहें तो पिछले वर्ष के क्वेश्चन भी देख सकते हैं। ये वीडियो मैंने पहले बनाए थे और इसके बड़े सकारात्मक परिणाम थे, सारे बच्चे प्रसन्न थे। मेरे महाविद्यालय के, चूँकि मुझे रिजल्ट तुरंत मालूम चल जाता है, बच्चे मुझसे डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, चर्चा भी करते हैं, पूछ भी लेते हैं। लेकिन जो बाहर के हैं, चाहे किसी भी विश्वविद्यालय के हैं, चाहे किसी भी कॉलेज के हैं, ये क्वेश्चन सभी में आना है, क्योंकि अब जो सिलेबस है वो सभी के लिए एक सा सिलेबस है। पूरे मध्य प्रदेश में यही सिलेबस लागू होगा, चाहे आप ऑटोनोमस कॉलेज में हो, चाहे आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हो, या आप परंपरागत यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हो, या किसी कॉलेज के विद्यार्थी हो, रेगुलर हो, प्राइवेट हो, सभी के लिए ये सेटअप यही रहने वाला है, यही क्वेश्चन आएंगे। तो आप सभी इनकी तैयारी करें। आपके कोई मित्र यदि बाहर किसी यूनिवर्सिटी में हैं, रतलाम में है, इंदौर में, भोपाल में, जबलपुर में, और आप जानते हैं कि वो फर्स्ट ईयर की परीक्षा दे रहे हैं, तो आप उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जिससे उन्हें भी इसका लाभ मिले। क्योंकि अधिकतर लोग इस तरह का कोई काम नहीं कर रहे हैं कि जिससे लोगों को कुछ लाभ मिल पाए, तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ पसंद आए वीडियो तो आप लाइक अवश्य करें, जिससे इस तरह की वीडियो बनाने के लिए एक जो संबल होता है, एक उत्साह होना चाहिए, वो मिलता है। अदरवाइज हम भी टाल जाते हैं, क्योंकि समय निकालना बहुत मुश्किल है। और यदि अभी तक आप इतिहास विमर्श से जुड़े नहीं हैं किसी कारण से, क्योंकि वीडियो तो बहुत देख रहे हैं बच्चे, लेकिन उस दृष्टि में उनके क्वेश्चन वगैरह नहीं आ रहे हैं, यदि आप नहीं जुड़े हैं और आपको प्रॉपर सूचनाएं नहीं मिल पा रही हैं, तो प्लीज़ आप इतिहास विमर्श को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ बेल आइकन पर जाएं और ऑल के ऑप्शन पर जाएं, जिससे इस चैनल के माध्यम से मैं जब भी समय समय पर कोई महत्वपूर्ण वीडियो लाता हूं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसका लाभ आपको मिल सके। मैं इसमें, आप अगर प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो मैं इसमें पर्यावरण से पर्यटन से संबंधित भी वीडियो बनाए हैं, जो आपके प्रोजेक्ट और वोकेशनल कोर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं, किस तरह तैयार करना है। मैंने शैक्षिक चर्चा की है, जिसमें आपको इतिहास और वोकेशनल प्रोजेक्ट इत्यादि की चर्चा इसमें मिलेगी। इसके या न्यू एजुकेशन पॉलिसी की चर्चा आपको इसमें मिलेगी। इसके साथ मैं एनएसएस के वीडियो भी लाता हूँ, तो जिन बच्चों ने एनएसएस लिया है या उसे एक पेपर के रूप में लिया है या एनएसएस कर रहे हैं, तो उस दृष्टि से भी उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। साथ ही साथ विविध करके मैं हायर एजुकेशन के जो मुख्य समाचार हैं, जो बच्चों के लिए, जो कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण है, उनके लिए मैं बीच बीच में खबरों की खबर करके समाचार भी देता हूं, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ इतिहास विमर्श की कम्युनिटी पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ मैं जो भी समय समय पे विश्वविद्यालय के या कॉलेज के जो सूचनाएं हैं उनको मैं सार्वजनिक करता हूं। कब परीक्षाएं होनी है, कब से पेपर भरे जाएंगे, कहाँ जमा होंगे, कैसे क्या हो, वो सारी जानकारी तो आप उसको कम्युनिटी पे भी चेक कर सकते हैं। तो आपने इस वीडियो को पूरा देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।